अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम द मुस्लिम फाइटर में बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के ऊपर कुल 5,000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियो पॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वहीं बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन को लेकर जो मांगे उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफ़ी उत्सुक है और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले में इसराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर धकेल दिया है। यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, इसराइल और फ़लस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको बताएंगे कि उन सभी वजहों के बारे में जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच विवाद दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच के मतभेदों की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जागी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इसराइल फ़लस्तीन मतभेदों को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह अंकित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया, वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासन देश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का प्लान फ़लस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी थी। फ़लस्तीन में जो यहूदी प्लान करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा। फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। इसके कारण 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों की मदद ली। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और गुपचुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं और दूसरी जगह
नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू रहेगा। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़लस्तीन और पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़लस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़लस्तीन का अस्तित्व न के बराबर हो गया। युद्ध में इसराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। अरब इसराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इसराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इसराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस युद्ध में इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इसराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इसराइल के पास पूरा फ़लस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। इसराइल का फ़लस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फ़लस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इसराइली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इस संगठन ने कई छुटमुट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इसराइली एम्बेसियों पर हमला किया, इसराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ती गई। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1994 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन इसराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा, वहीं दूसरी ओर इसराइल के पीएलओ को फ़लस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व मानेगा। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इसराइल के जिर्ज स्टाक रोबिन और फ़लस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। गौरतलब यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2000 में इसराइल और फ़लस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इसराइल राष्ट्रपति यहूद बराक फ़लस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फ़लस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर फूट पड़ता है। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गई तो वहीं 3200 फ़लस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इसराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा लिया। फ़लस्तीन में हमास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्धव होता है। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फ़लस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी पीएलओ थी। फ़लस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के कारण हमास गाजा पट्टी से इसराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता रहता है। इस हमले में अब तक इसराइल के कई नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। हमास गाजा पट्टी से इसराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता रहता है। इस हमले में अब तक इसराइल के कई नागरिकों की जानें चली गई हैं। इस कारण इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इसराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इसराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉक किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं।
बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। यही स्थिति आज भी है। हाल में अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फ़लस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इसराइल और फ़लस्तीन के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं।